गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जो मैनेजमेंट का सेकंड नेचर है, कल हमने मैनेजमेंट के नेचर के बारे में थोड़ा अध्ययन किया था। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था मैनेजमेंट एज ए साइंस और ए आर्ट। तो मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट में दोनों के ही थोड़े थोड़े गुण होते हैं, तो वो साइंस भी है और आर्ट भी है, दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। आज अपना पॉइंट है मैनेजमेंट एज ए मल्टी डिसिप्लिनरी। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों इसे? प्रबंध बहुविद्या है, मल्टी ऑब्जेक्टेड या मल्टी पर्पज वाली, मतलब इसका उपयोग कई क्षेत्रों में अलग अलग तरह से होता है। अब इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैसे मल्टी डिसिप्लिनरी है, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो बच्चों, पहली लाइन है आपकी, एवरी इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड डिसिप्लिन। यानी कोई भी जो नॉलेज है उसकी एक इंडिपेंडेंट जो शाखा होती है, ब्रांच होती है, उसको हम डिसिप्लिन कहते हैं। यहाँ बच्चों डिसिप्लिन का मतलब वो अनुशासन वाला नहीं, विद्या है, मतलब एक ज्ञान की शाखा। ज्ञान की शाखा का मतलब जैसे मान लो एक कॉमर्स होती है, सब्जेक्ट मान लीजिए, साइंस भी होता है, आर्ट्स भी होता है। ये तीनों क्या है? विद्याएं हैं, तीन अलग अलग विद्याएं हैं। तो मैनेजमेंट में भी अपने आप में क्या है? ज्ञान की एक अलग ही इंडिपेंडेंट स्वतंत्र शाखा है, ब्रांच है, विद्या है, डिसिप्लिन है, सच एज आर्ट, साइंस और कॉमर्स एंड लॉ। जैसे कि आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है या कानून विद्या है, ये सारी अपने आप में एक स्वतंत्र शाखाएं हैं। अब ये जो भी शाखाएं होती है बच्चों, इनके अपने उद्देश्य होते हैं। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इनके कई प्रिंसिपल्स तैयार किए जाते हैं। तो देखो आगे क्या कह रहा है, ईच डिसिप्लिन यानी प्रत्येक विद्या का हैज इट्स ओवन ऑब्जेक्ट। हर एक विद्या का अपना एक अलग ऑब्जेक्ट है। जैसे साइंस का ऑब्जेक्ट क्या है कि या तो आप डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनाने का काम करती है। कॉमर्स में जो भी व्यापार से संबंधित लेन देन होते हैं, उनको लिखना पढ़ना, व्यापार संबंधी जो भी क्रियाएं होती है उनमें। न्याय का मतलब है कानून संबंधी ज्ञान, और आर्ट्स का मतलब है अन्य कई क्षेत्रों में, जैसे संगीत कला है, नृत्य कला है, हिंदी है, अंग्रेजी है, भाषा ज्ञान है, राजनीति है। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में आर्ट्स का भी उपयोग होता है। तो हर एक विद्या का अपना एक अलग ऑब्जेक्ट होता है। आगे है, एंड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव वेरियस प्रिंसिपल्स आर डेवलपमेंट। यानी और इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इन सारे ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स तैयार किए जाते हैं, कुछ सिद्धांत काम में लिए जाते हैं। ठीक है ना? अब आगे लिख रहा है, बट मैनेजमेंट इज इटसेल्फ एन इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन। लेकिन प्रबंध जो है, मैनेजमेंट है, अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है। तो इसमें जो भी प्रिंसिपल्स तैयार किए गए हैं उसमें कई विद्याओं का अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है। यानी जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल बने ना, उसमें बहुत सारी अलग अलग डिसिप्लिन के अलग अलग नॉलेज हैं। यानी उसमें कला का भी योगदान है, आर्ट्स का भी है, कॉमर्स का भी है, साइंस का भी है, सोशियोलॉजी का भी है, अर्थशास्त्र का भी है। यानी ये जो मैनेजमेंट है ये हर फील्ड में यूज हो रही है, हर डिसिप्लिन में इसका उपयोग हो रहा है। ये एक स्वतंत्र है, यानी किसी के प्रति बाध्य नहीं कि इसका किसी एक ही ज्ञान की शाखा में उपयोग होगा। ये एक ऐसी स्वतंत्र शाखा जिसका आप किसी के साथ भी उपयोग कर सकते हो, किसी भी विद्या में इसको जोड़ सकते हो। यानी मैनेजमेंट एक ऐसी इंडिपेंडेंट ब्रांच है जिसका हम किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी ज्ञान में, किसी भी ज्ञान के साथ इसको जोड़ करके हम उसका यूज कर सकते हैं, उसे हम उसके साथ काम में ले सकते हैं। कैसे? देखिए, अब देखिए आगे लिख रहा है, फिजिक्स, बायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, स्क्रिप्चर्स, हिस्ट्री, बिहेवियरल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी आदि। अब ये जो अपने एंथ्रोपोलॉजी, उसका मतलब होता है बच्चों मानव शास्त्र, मनुष्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, इंसान के मन से संबंधित ज्ञान। सोशियोलॉजी का मतलब होता है बच्चों समाज शास्त्र। बिहेवियरिज्म का मतलब होता है व्यवहारिक विज्ञान। हिस्ट्री का मतलब सब समझते ही हो। और पॉलिटिकल साइंस, स्क्रिप्चर्स का मतलब हो गया अपने ये राजनीति शास्त्र। तो इस तरह से ज्ञान की ये सारी विद्याएं हैं।
इन सब का मिश्रण लेकर प्रबंध के जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स का आविष्कार किया है। अब ऑल दीज डिसिप्लिन्स, ये सारी विद्याएं हैव मोर और लेस कंट्रीब्यूशन इन द मैनेजमेंट फील्ड, यानी प्रबंध के जो सिद्धांत है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, उन सब में इन सभी शाखाओं का कुछ न कुछ, किसी का थोड़ा और किसी का ज्यादा पार्टिसिपेट रहा है, योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है। यानी हर एक ये जो डिसिप्लिन्स हैं, उन सब का उपयोग करके ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को रेडी किया गया, उनका निर्माण किया गया। देखो नंबर 1 क्या है, सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स ने मैनेजमेंट को क्या दिया है, सुनना ध्यान से बच्चों। आप लोगों ने पढ़ा है इकोनॉमिक का मतलब क्या है, कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनका आप अच्छे से अच्छे ढंग से कैसे यूज करते हो। हर एक इंसान की जो वांटेड होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो अगर एक इंसान अपनी अनवांटेड, ये अनलिमिटेड जो वांटेड है उनको पूरा करने के लिए जो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन कैसे करता है, ये चीजें हमें इकोनॉमिक्स में देखने को, जानने को मिलती है। तो अब देखो इकोनॉमिक्स का मैनेजमेंट में क्या अपना रोल रहा है, क्या उसका योगदान रहा है, सुनना। इकोनॉमिक्स गिव द थ्योरी रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी इकोनॉमिक्स ने जो निर्णय संबंधी प्रक्रिया है, डिसीजन मेकिंग के जो काम है, मतलब डिसीजन लेने के लिए अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के आवंटन, जो भी रिसोर्सेज है उनका कहां कहां यूज करना है, उनका अलोकेशन करना, और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और उन संसाधनों का अच्छा यूज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना, ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स ने प्रबंध को दी है। हम प्रबंध में ये देखते हैं ना बच्चों, कि कोई भी रिसोर्सेज उसका अच्छे से अच्छा व्यवस्था पूर्वक यूज करना ही मैनेजमेंट है। तो ये जो चीजें है ना, ये कहां से आई मैनेजमेंट में, ये इकोनॉमिक्स ने मैनेजमेंट को दी है। क्या क्या, कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है, रिसोर्सेज का अलोकेशन कैसे करना है, मतलब कौन से रिसोर्सेज का कहाँ यूज होना है, कहाँ इसका ज्यादा उपयोग करना है, कहाँ इसका कम उपयोग करना है, और जो डिसीजन मेकिंग के जो फंडामेंटल जो रूल्स हैं वो हमें बताने का काम करती है, कि आपको डिसीजन कैसे लेना है, क्या चीजें सोच विचार कर आपको निर्णय लेने, ये सब चीजें भी इकोनॉमिक्स ने दी है। तो मतलब किस फंड का, किस रिसोर्सेज का कहाँ यूज करना है, कहाँ नहीं करना, ये निर्णय आपको इकोनॉमिक्स ने दी है, किसको, मैनेजमेंट में। ये था पहला इकोनॉमिक्स का रोल इन मैनेजमेंट। अब पॉलिटिकल साइंस ने क्या दी है। पॉलिटिकल साइंस का मतलब बच्चों क्या होता है, संगठन बनाना, राजनीति करना, मतलब नेतागिरी करने के लिए क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, ग्रुप्स ऑफ पर्संस बनते हैं, उनमें उनकी लीडरशिप की जाती है, उनको टैकल किया जाता है, उनको अपने कई निर्देशों के अनुसार काम करवाया जाता है। तो ये सब कहाँ से है, मैनेजमेंट में होता है सब बच्चों। मैनेजमेंट में एक संगठन में कई व्यक्तियों का समूह बनाया जाता है, वो फर्म के लिए काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को पूरा करने में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, उन सब का लीडर भी होता है, उनको समय समय पर गाइडेंस भी किया जाता है, कई पॉलिसीज अपनाई जाती है। ये सारी चीजें कहाँ से आई मैनेजमेंट, ये आई पॉलिटिकल साइंस से। फिर भी पढ़ लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस गेव द थ्योरीज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कोई भी संगठन कैसा बनाना है, कैसी उसकी संरचना होनी चाहिए, ये पॉलिटिकल साइंस ने मैनेजमेंट को बताया। ऑर्गेनाइजेशन डॉक्ट्राइन, यानी ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके क्या क्या सिद्धांत, डॉक्ट्राइन का मतलब होता है बच्चों सिद्धांत, संगठन के क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, उनमें कौन कौन से रूल आपको लागू करने चाहिए। आगे कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल, और हर एक व्यक्ति के जो बिहेवियर है उसका क्या योगदान है, उस पर नियंत्रण कैसे किया, सॉरी मैंने आगे वाला ले लिया बच्चों, ये पढ़ लिया था मैंने। आगे है डॉक्ट्राइन, आगे ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाही, यानी एक के ऊपर एक कर्मचारी कैसे रखना है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, आदि सारी चीजों का जो नौकरशाही का मतलब क्या था बच्चों, जो एम्प्लॉयड होते हैं, एम्प्लॉयमेंट होते हैं, उसमें एक कर्मचारी की क्या पोस्ट है, उससे ऊपर कौन है, उससे नीचे कौन है, उसके बराबर कौन है, ये सारी ब्यूरोक्रेसी होती है। ये मैनेजमेंट में भी होता है, 3 लेवल, टॉप, मिडिल और लोवेस्ट, हर एक पर एक अधिकारी की अपॉइंटमेंट होती है। ये सारी चीजें कहाँ से आई, अपॉइंटमेंट करना, टॉप, मिडिल लेवल, ये लो लेवल, ये सारे कहाँ से आए, ये आए पॉलिटिकल साइंस से। कहाँ से आए, पॉलिटिकल साइंस से। अब है बच्चों बायोलॉजी ने उसको क्या क्या दिया है।
बायोलॉजी एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब होता है मन का विज्ञान, बायोलॉजी का मतलब आप साइंस से रिलेटेड समझते ही हो। हैव प्रोक्लेम्ड प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंसान के, एक व्यक्ति के मन के व्यवहार को कैसे सीखना है और उसको कंट्रोल कैसे करना। बायोलॉजी बताती है शरीर पर नियंत्रण कैसे किया जाए। तो बायोलॉजी और मनोविज्ञान ने यानी साइकोलॉजी ने एक व्यक्ति के जो बिहेवियर है उसको समझने में और उसको कंट्रोल करने के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बायोलॉजी और साइकोलॉजी ने दिए हैं किसको, मैनेजमेंट को। यानी हम हमारे जो मैनेजमेंट में कई लोग काम करते हैं, अलग अलग दिमाग के होते हैं। हर एक व्यक्ति का दिमाग हमें जानना पड़ता है। कोई गुस्सेल होता है, कोई अच्छा होता है, कोई सख्त स्वभाव का होता है, कोई सनकी होता है, कई मेहनती भी होते हैं। तो हर एक व्यक्ति के बिहेवियर को ध्यान में रखकर हमें उससे ट्रीटमेंट करना पड़ता है, उसे अपने फर्म में काम करवाना पड़ता है। ये सारी चीजें किसने बताई है? ये बताइए साइकोलॉजी ने और बायोलॉजी ने किसको, मैनेजमेंट में। अगर व्यक्ति का प्रबंध अच्छा तो हर व्यक्ति, हर टीचर्स के साथ, हर अपने एम्प्लॉय के साथ, टीचर का मतलब एक अगर मान लीजिए स्कूल का मैनेजमेंट है तो हर एम्प्लॉय के साथ वो उस तरह का ही बिहेवियर करता है जो उसके योग्य हो, जो उसके अनुरूप हो, जो उसके सुटेबल हो। ये चीजें आपको किसने सिखाई? मैनेजमेंट में बायोलॉजी और साइकोलॉजी ने। अब सोशोलॉजी ने क्या कहा समाज के बारे में। सोशोलॉजी हैज कंट्रीब्यूट टू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल बिहेविंग इन ग्रुप एंड द मेथोडोलॉजी। समाज शास्त्र ने क्या कहा कि जो व्यक्ति समूहों में रह रहे हैं उनकी क्या कंसेप्ट है, उनकी जो एक्टिविटी है, जो उनका ग्रुप का जो थ्योरेटिकल है, मेथोडोलॉजी है जिसे हम बोलते हैं कार्य प्रणाली, उसको समझने में योगदान देती है। यानी जो व्यक्तियों का ग्रुप बन रहा है उनके बीच क्या बिहेवियर है, उनको कैसे समझा जाए, समूह को कैसे समझाए, समाज को कैसे समझा जाए, ये चीजें सोशियोलॉजी ने मैनेजमेंट को सिखाई है कि समाज के लोगों की क्या आवश्यकता है, उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, लोग किस ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, कौन सी वस्तु को पसंद करना चाहते हैं, समाज की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, ये सारी चीजें। यानी जो ज्यादा लोगों का समूह है वो क्या चीज की डिमांड करता है, ये सारी चीजों का अध्ययन हमें सोशियोलॉजी ने मैनेजमेंट के अंदर बताया। अब आ रही है बच्चों एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र। उसने क्या बताया देखिए, एंथ्रोपोलॉजी हैज कंट्रीब्यूट इट्स द डेवलपमेंट ऑफ इथिकल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल रिलेटेड टू बिजनेस एथिक्स। यानी नैतिक व्यवहार, यानी हमें लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। इथिक्स का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं आता हूं, आपसे अच्छे से बात करता हूं, आपसे अच्छा व्यवहार करता हूं, भाषा शैली अच्छी रखता हूं, ये नैतिकता है, ये इथिकल बिहेवियर है। एक आ गया मैं चलते फिरते ही लड़ाई कर रहा हूं, वो इथिकल बिहेवियर नहीं है। अच्छा सोचता हूं, किसी का बुरा नहीं सोचता, तो ये चीज क्या, इथिकल बिहेवियर है। मैं आपको अगर गलत पढ़ा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप सब फेल हो जाओ, तो ये इथिकल बिहेवियर नहीं है। मैं चाहता हूं सभी विद्यार्थियों के नंबर 90+ अप हो, तो ये इथिकल बिहेवियर है। तो मैनेजमेंट में एंथ्रोपोलॉजी क्या बताती है कि आपके साथ जो भी कर्मचारी, जो भी एम्प्लॉय, जो भी समाज के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करो, उनके साथ नैतिकता का कैसा व्यवहार करो, ठीक है ना। ये चीजें आप अपने बिजनेस में अपनी कितनी ईमानदारी यूज करते हो, वो क्या है, बिजनेस एथिक्स है। ये चीजें बिजनेस को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देती है और ये चीजें मैनेजमेंट में कहां से आई, एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट से आई। तो बच्चों एक बात ये बताओ कि इस मैनेजमेंट में इन सभी सब्जेक्ट का अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है। तो मैनेजमेंट एक अपने आप में मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज है, यानी अपने आप में बहुत सारी विद्याओं का एक ज्ञान है, शब्दकोश है, ठीक है ना। समझ आ गया होगा आपको। अब देखो बच्चों आगे का पॉइंट है अपना, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। सबको समझ आ गया ना, मैनेजमेंट इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है, यानी इसमें अलग अलग नॉलेज का एक पार्ट थोड़ा थोड़ा किसी का ज्यादा जोड़कर मैनेजमेंट को बनाया गया है। मैनेजमेंट में सारी विद्याएं का कॉम्बिनेशन है, इसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, इन सब का मिश्रण है। अब देखिए बच्चों अगला हमारा पॉइंट है, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है बच्चों, पहले बात सुन लीजिए, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। प्रोफेशन का मतलब होता है बच्चों, एक व्यक्ति के पास जिस फील्ड का प्रोफेशन है उस फील्ड से संबंधित पहले तो नॉलेज होना चाहिए, फिर कुछ फॉर्मल डिग्री का भी होना चाहिए,
मतलब औपचारिक ज्ञान का होना जरूरी है। अब जो व्यक्ति जहां से ज्ञान प्राप्त करा उसकी एक ऑथोराइज इंस्टीट्यूशन भी होनी चाहिए जिसके अंतर्गत उसने ज्ञान प्राप्त किया। जैसे मान लीजिए अगर किसी को सीए बनना है तो उसको ICAI से डिप्लोमा लेना पड़ेगा। अगर किसी को वकील बनना है तो उसको बार काउंसिल से सर्टिफिकेट लेना होगा। अगर किसी को कंप्यूटर में ज्ञान प्राप्त करना है तो उसको किसी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री डिप्लोमा करना होगा। अगर डॉक्टरी चाहिए तो MBBS की डिग्री लेनी पड़ेगी। यानी कुछ ब्रांचेज होती है, कुछ इंस्टीट्यूशन पहले से तैयार किए होते हैं, वो ऐसे सर्टिफिकेट देने का काम करते। तो एक व्यक्ति के पास अगर किसी इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट है, अगर उसके पास उससे रिलेटेड ज्ञान है और कुछ औपचारिकताएं उसने पूरी की है तो वो अपने आप में एक प्रोफेशनल व्यक्ति है। एक व्यक्ति है जिसने कुछ ऐसे ही सीख कर डॉक्टर बन गया तो वो प्रोफेशनल नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके पास ना तो डिग्री है ना उस संस्था से रिलेटेड ज्ञान है, बस उसका एक्सपीरियंस बता रहा है, बस वो प्रोफेशनल नहीं माना जाएगा। तो बच्चों देखिए मैनेजमेंट में क्या होता है। इन टूडेज एरिया इट्स हैज बिकम ए ट्रेंड टू मेक मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। यानी कहने का मतलब ये है कि आज के युग में मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन बना दिया है। प्रोफेशन के रूप में लोगों को लेने की प्रवृत्ति हो गई, उनकी आदत सी बन गई है। तो इस कारण से जो मैनेजमेंट का जो ज्ञान है उसको भी एक प्रोफेशनल नॉलेज में, प्रोफेशनल सब्जेक्ट में उसको डाल दिया, प्रोफेशनल साइंस कैटेगरी में उसको डाल दिया। इन सच ए स्टेट इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन वेदर द मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन और नॉट। लेकिन हमें इन चीजों का निर्धारण करना जरूरी है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। इसके लिए हमें कुछ इसके तर्क देने पड़ेंगे। मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है, प्रोफेशन की क्या विशेषताएं होती है और वो विशेषताएं मैनेजमेंट में है या नहीं, इस चीज का हमें पहले एनालिसिस करना होगा। तो सबसे पहले जो मुख्य चीज है वो मैं आपको बताना चाहूंगी, तो एक हिस्ट्री टाइप चीज है कि जो प्रोफेशन होता है उसकी क्या क्या खास बातें होती है, उसकी क्या क्या खास बातें होती है। मैकफार्लैंड ने कुछ 5 बातें बताई है और कहा कि प्रोफेशन में ये 5 बातों का होना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। ज्ञान की विद्यमानता होनी चाहिए, उसके पास ज्ञान होना चाहिए। फॉर्मली अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की एक औपचारिकता होनी चाहिए, मतलब औपचारिक ज्ञान होना चाहिए, उसी फील्ड से रिलेटेड ज्ञान होना चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, एक संस्था से प्रतिनिधि के रूप में उसको, यानी उसकी एक संस्था होनी चाहिए जहां से उसने ज्ञान प्राप्त किया है। इथिकल कोड ऑफ इथिक्स, नैतिक आचार संहिता होनी चाहिए, कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। और सेवा की प्रवृत्ति, उसका ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो लोगों की सेवा, लोगों को सर्विस प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये 5 बातें मैकफार्लैंड ने बताई कि ये प्रोफेशनल में होनी जरूरी है। नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज, फॉर्मली अटेनमेंट ऑफ नॉलेज, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, इथिकल कोड ऑफ इथिक्स, सर्विस टेनेंडीज, ये क्या है, टेंडेंसीज है, टी एक्स्ट्रा छपा हुआ है। तो सेवा की प्रवृत्ति होनी चाहिए। अब देखो, अगर मान लीजिए ये सारी चीजें मैनेजमेंट में है तब तो वो प्रोफेशन है, लेकिन जरूरी नहीं सारी हो, कुछ भी हो तो वो भी वो प्रोफेशन माना जाएगा। कैसे? इफ द मैनेजमेंट इज व्यूड इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज कैरेक्टराइजेशन, सम ऑफ दीज फीचर्स एग्जिस्ट व्हाइल सम आर लैकिंग। तो ये कह रहा है कि यदि इन सभी विशेषताओं के संबंध में अगर हम प्रबंध को देखें तो कुछ विशेषताएं प्रबंध में इनकी है, यानी इनमें से कुछ एक जो फीचर्स है वो मैनेजमेंट में भी है। कैसे? कि अगर आपको मैनेजमेंट का काम करना तो आपको एक प्रोफेशनल डिग्री लेनी पड़ेगी जिसे हम MBA बोलते हैं, BBA बोलते हैं ना, MBA BBA। अब उसके लिए कुछ संस्थाएं भी होगी, इंस्टीट्यूशन भी होगा, दूसरा बात भी हो रहा है। अब मैनेजमेंट का काम करने का मतलब क्या, दूसरे लोगों के लिए काम करना, इन सर्विस देने का काम करना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैनेजमेंट में है प्रोफेशनल की। फिर भी देखिए, मैनेजमेंट हैज इवॉल्व एज ए स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ नॉलेज एंड मेनी इंस्टीट्यूशन आर indulged in the expansion of the knowledge, so the management can be placed in the category of profession। ये कह रहे हैं जो मैनेजमेंट है ज्ञान की एक ऐसी शाखा के रूप में आज विकसित हो चुका है और इस ज्ञान की शाखा के रूप में बहुत सारी संस्थाएं इस प्रकार का काम कर रही है। यानी मैनेजमेंट सिखाने का काम बहुत सारी संस्थाएं आज कर रही है। मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, जैसे होटल मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं, स्कूल मैनेजमेंट के कोर्स होते हैं, इन सब में बहुत सारी इंस्टीट्यूशन आज काम कर रही है।
तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन जिस चीज का काम करवा रहा है वो अपने आप में एक प्रोफेशनल काम है। ऊपर क्या बताया था? फॉर्मली अटेनमेंट ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, यानी कोई संस्था अगर प्रतिनिधि कर रही है किसी काम को सिखाने का तो वो एक प्रोफेशनल काम ही है। तो हम कह सकते हैं इस चीज से कि मैनेजमेंट में अपने आप में एक प्रोफेशनल के गुण है। हम मैनेजमेंट को प्रोफेशनल की सीरीज में रख सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल का काम सिखाने के लिए कुछ संस्थाएं हैं जो मैनेजमेंट का भी काम सिखा रही है। आगे, देयर इज ए फॉर्मल अरेंजमेंट एंड सिस्टम टू अटेन सच नॉलेज एंड प्रोवाइड डिग्री फॉर द सेम। अगर ज्ञान की प्राप्ति के लिए कई औपचारिक व्यवस्थाएं भी है। अगर आपको मैनेजमेंट का काम करना तो कुछ फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ेगी, जिसके अंतर्गत वो कई डिग्रीज आपको अवेलेबल करवा रही है, जैसे बीबीए, एमबीए आदि की डिग्री। अब ये सारी चीजें एक औपचारिकता के रूप में हो रही है, तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रबंध में पैसे के गुण हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बिना डिग्री के भी वो मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। तो क्या हम ये थोड़ी कहेंगे कि मैनेजमेंट में प्रोफेशन नहीं है? बिल्कुल है। हाँ, लगभग जहां तक है जरूरी है, इन उपाधियों की, इन डिग्रीज डेटा की जरूरत होती है। अगर आपको अपना मैनेजमेंट का काम एज ए प्रोफेशन करना है तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरे पास डिग्री है या नहीं। आगे देखिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है पर्सन विदाउट एनी प्रोफेशनल डिग्री कैन ऑल्सो मैनेज ऑर्गेनाइजेशन। एक बिना डिग्री का आदमी भी मैनेजमेंट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन का। देयरफॉर मैनेजमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ए प्रोफेशन ऑन दिस बेसिस। लेकिन इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये पैसा नहीं है ना, क्योंकि इसने कहा है कि भी डिग्री की होना जरूरी है। तो क्या एक मैनेजमेंट, जो एक मैनेजर होता है उसके पास अगर डिग्री नहीं, क्या वो प्रबंध नहीं कर सकता? तो ये तर्क आपका, ये जो प्रोफेशनल वाला पॉइंट है, इसको फेल कर रहा है। कि इस तर्क से अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास डिग्री डेटा नहीं है। आगे है, देयर आर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट टू रिलेशन द मेडिकल एंड लॉ लाइक अदर एंशिएंट एंड एस्टेब्लिशमेंट सच एज द ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन इन इंडिया। देखो, तीसरा पॉइंट है अपना, कई बहुत सारी जैसे संस्थाएं हैं, जैसे मान लो मेडिकल है, चाहे लॉ है, उसमें बहुत सारी संस्थाएं भारत में हैं। तो उसी तरह से आज मैनेजमेंट में भी अपना ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, AIMA नाम सुना होगा, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये मैनेजमेंट का काम करवा रही है। अमेरिका में अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन है। तो इन जो इंस्टीट्यूशन है, इन इंस्टीट्यूशन की जिन लोगों के पास मेंबरशिप है वो भी मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर इनकी जो कोई भी मान लो मेंबरशिप नहीं है, फिर भी वो एक अपने एक पैसे में है। अगर मान लीजिए मैनेजमेंट की जो ये इन इंस्टीट्यूशन की जिसके पास मैनेजमेंट की मेंबरशिप है, वो तो मैनेजर है अपने आप में, वो तो कानूनन क्या माने जाएंगे? मैनेजर है। तो उस हिसाब से तो वो प्रोफेशनल है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इनकी कोई डिग्री भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। तो उन लोगों के हिसाब से वो प्रोफेशन नहीं माना जाता। मान लीजिए मैं एक मैनेजमेंट का काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई डिग्री, डिप्लोमा कुछ नहीं, मैं किसी का मेंबरशिप नहीं है, तो मैं अपने काम को ये नहीं बता सकता कि मेरा काम प्रोफेशनल है। और यही चीज अगर मेरे पास डिग्री है, डिप्लोमा है, या उस AIMA की मेरे पास मेंबरशिप है, तो मैं बता सकता हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल पर्सन हूँ, मेरे पास इन सब चीजों की डिग्री, मैं प्रोफेशनल माना जाऊंगा। अब जैसे मान लीजिए मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ और मेरे पास, जिस समय मैं पढ़ाता था उस समय मेरे पास कोई डिग्री नहीं, तो मैं पढ़ा तो रहा हूँ, काम चल रहा है, लेकिन मैं प्रोफेशनल नहीं माना जाऊंगा उस चीज में। प्रोफेशन मेरा तभी माना जाएगा जब उस चीज के बारे में मेरे पास डिग्री, डिप्लोमा है। तो ये जरूरी है। तो एक हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में ये सारे गुण हैं, लेकिन फिर भी डिग्री, डिप्लोमा नहीं होने के बावजूद हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, पूर्ण पैसा नहीं है। अब उसके बाद है बच्चों पॉइंट नंबर 4, लाइक अदर प्रोफेशन मैनेजमेंट ऑल्सो हैज ए सिस्टम ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। दूसरे प्रोफेशन की भांति मैनेजमेंट का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कुछ इसके आचार संहिताएं होती है। बट मेनी मैनेजर्स आर नॉट इवन फेमिलियर विद दिस कोड ऑफ कंडक्ट। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कोई आचार संहिता ही नहीं है, ना उनसे वो इंट्रोड्यूस है। तो इस दृष्टि से हम क्या कह सकते हैं कि एक प्रोफेशन नहीं है, ये विशेषता इसकी लागू नहीं हो रही है। तो जिन जिन लोगों पर ये लागू नहीं हो रही है, तो मान लीजिए वो प्रोफेशनल नहीं है, वहां मैनेजमेंट प्रोफेशन की श्रेणी में नहीं माना जाएगा।
तभी माना जाएगा जब इन सारी फीचर्स को वो पूरा करें। अब अगला पॉइंट देखिए, द इंक्लिनेशन ऑफ सर्विस इज इसेंशियल फॉर ईच प्रोफेशन। हर एक प्रोफेशनल के लिए क्या जरूरी है कि वो सेवा की भावना रखे, दूसरों के लिए काम करे। लेकिन ऐसा होना न होना कोई जरूरी नहीं है, एक व्यवस्था पर डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर कोई मैनेजर ऐसा भी है जो अपने लिए ही काम कर रहा है, वो किसी अन्य का मैनेजमेंट नहीं कर रहा है, किसी की सेवा सर्विस नहीं देता, तो वहां वो प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन जहां तक संभव है मैनेजर का काम यही है, दूसरों के लिए काम करना, सेवा के उद्देश्य से काम करना और व्यवस्था मेंटेन करना। तो इस दृष्टि से तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अपने आप में एक प्रोफेशनल है, क्योंकि उसमें सेवा के गुण हैं, सेवा भावना विद्यमान रहती है। तो ये जो भी सारे फीचर्स हमने पढ़े बच्चों, इन सब का जब हमने एनालिसिस किया तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ के आधार पर तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन है, लेकिन कुछ के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये पैसा नहीं है। तो सीधी सीधी बात यही है कि वर्तमान समय में अगर हम एनालिसिस करें सारी बातें, तो मैनेजमेंट को प्रोफेशनल का पार्ट हम नहीं मान सकते। लेकिन इसमें जो फ्यूचर में कुछ इसमें ऐसी चीजें भी रखी जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में एक भावी पैसा बन सकता है, वुड बी प्रोफेशन। एक वैज्ञानिक था रीस, उसने इसको बताया है कि मैनेजमेंट वुड बी ए प्रोफेशनल, यानी ये फ्यूचर में भावी पैसा बन सकता है। अब देखो बच्चों, अभी इसमें आपको ये दिखाई नहीं देगा, कुछ 4-5 अलग अलग कैटेगरी के बताए हैं, तो ये अपनी आप बुक से पढ़ ला। तो कल हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सली या द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की यूनिवर्सिटी क्या है या उसकी सार्वभौमिकता क्या है, और एक पॉइंट थोड़ा सा है प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से गुड बाय देता हूं। थैंक यू।